कॉमर्स इनसाइट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिलवासा वेलकम्स टू यू ऑल। अभी मनी बैंकिंग के मनी चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इंडेक्स नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। इंडेक्स नंबर रियल लाइफ में बहुत ही यूजफुल है, गवर्नमेंट के लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जितना भी जो भी कंट्री है उसके अर्थव्यवस्था को जज करने के लिए और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ध्यान में रखने के लिए, उसको मेजर करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं सूचकांक या निर्देशांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मैथमेटिकल और कंसेप्चुअल है। इसमें बराबर बहस होते रहता है। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, लेकिन उसकी गहराई को नहीं जानते कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है क्या, किस बात को करते हैं। लेकिन वो चर्चा कर देते हैं, लोग उस पर चर्चा लंबा कर देते हैं और रिजिड भी हो जाते हैं कि नहीं ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है। लेकिन क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड मैटर है तो इसके बारे में बढ़िया से देखिए, टेक्निकल मैटर है। और इंडेक्स नंबर है क्या, व्हाट इज इंडेक्स नंबर, इस पर चर्चा करेंगे। इंडेक्स नंबर कैसे बनाया जाता है, उसका हमारा सोशल यूज क्या है, इकोनॉमिकल यूज क्या है, वो अर्थव्यवस्था को कैसे अफेक्टेड करता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से हमेशा सरकार परेशान रहता है, ये क्या है। इन सारी बातों पर यहाँ पे फोकस डालना है। एक कॉमन सा सवाल आपसे हम पूछते हैं कि बाजार महंगा होना अच्छा है या सस्ता होना अच्छा है, तो आप में से अधिकांश लोग का जवाब ये होगा सस्ता होना। सस्ता होना आप लोगों में से अधिकांश लोगों का जवाब होगा। मेरा भी जवाब यही था पहले, लेकिन अब बदल गया। अब बाजार महंगा होना अच्छा होता है। दोनों बुरा है, बाजार सस्ता होना भी बुरा है, बाजार महंगा होना भी बुरा है। लेकिन इन कंपेरेटिवली स्टडी, इन कंपेरिजन जब करते हैं तो बाजार महंगा होना ज़्यादा बेटर है। एक डायलॉग है, इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज इनएक्सपेक्टेड बट बोथ डिफ्लेशन इज मोर वर्स्ट। इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज इनएक्सपेक्टेड बट बोथ डिफ्लेशन इज मोर वर्स्ट। मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है। इन्फ्लेशन को बोलते हैं हिंदी में मुद्रा प्रसार। मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है, लेकिन मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त। दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। इट मीन्स डिप्लेशन इज मोर वर्स्ट देन इन्फ्लेशन। बाजार जब महंगा होता है तो परेशान आदमी होता है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, बिजनेस बूम करता है। और जब बाजार मंदा रहता है, सस्ता रहता है, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, आप बेरोजगार हो जाते हैं। आपके पास काबिलियती होने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलता है, मैटर नहीं मिलता है, अर्निंग नहीं होता है, पैसा नहीं आता है। 1919 ग्रेट डिफ्लेशन, उस वक्त सरकार क्या करती थी, लोगों को बुलाती थी, आ जाओ भाई काम पे लग जाओ। लोग काम किए, मजदूर को उसका डेली वेजेस दे दिया, गड्ढा करो। काम क्या था, गड्ढा करो, अनप्रोडक्टिव वर्क, गड्ढा करो। ठीक है, शाम हो गया, 8 घंटा ड्यूटी हो गया, पैसा दे दिए, चले गए मजदूर। कल भी आ जाना भाई काम पे। कल वो मजदूर आए, जो गड्ढा करवाया गया था इसको भर दो भाई, दिन भर भरो, भरने के बाद फिर पैसा देते थे। दिस इज ड्यू टू डिफ्लेशन। मंदी के चलते ऐसा हो गया था, कोई जॉब नहीं था। लोगों को तो सर्वाइव करना है, तो सरकार का जिम्मेवारी होता है कि लोगों को सर्वाइव करो, भाई कुछ काम कराना है, गड्ढा करो, गड्ढा भरो। ऐसा इन्फ्लेशन में नहीं होता है। इन्फ्लेशन में अगर आप ईमानदार हैं, मेहनत कश हैं और सीखने का जज्बा है, तो हर दिन हर वक्त काम मिलता है आपको। ओवर टाइम आप अपना 8 घंटे का जो नॉर्मल ड्यूटी करके आते हैं, उसके बाद भी आप पार्ट टाइम में जॉब कर सकते हैं, दूसरा जॉब में जा सकते हैं। 2 घंटे 4 घंटे में 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, क्योंकि हर बिजनेसमैन का बिजनेस बूम कर रहा है, बढ़ रहा है, उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है, वो ज़्यादा व्यापार बढ़ा रहा है। सो इन्फ्लेशन इज मोर बेटर देन डिफ्लेशन। दोनों बुरा है, दोनों। अगर आप इंडिविजुअली आप कंपेयर करेंगे या इंडिविजुअली आप जाएंगे कि इन्फ्लेशन क्या है तो वो भी बुरा है, डिफ्लेशन क्या है वो भी बुरा है। लेकिन जब कंपेरिजन करेंगे तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा बुरा डिफ्लेशन है। तो ये बाजार महंगा होता है, सस्ता होता है, इसको हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं। आप जाते हैं, सामान लेते हैं तो 1 किलो 2 किलो लेते हैं, कपड़ा खरीदते हैं तो 1 मीटर 2 मीटर खरीदते हैं, और डिफरेंट मेजरमेंट करते हैं कि ऐसा दो, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 1 किलो है, 2 किलो है, इस तरह का मेजरमेंट करते हैं। तो अभी हम लोग
बाजार कितना महंगा हुआ, इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ा, डिफ्लेशन किस रेट से घटा या बढ़ा, तो इसका जजमेंट हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं उसके लिए सपोर्ट लेते हैं इंडेक्स नंबर का। तो इंडेक्स नंबर क्या कहलाता है? सूचकांक या निर्देशांक। इंडेक्स नंबर इज एन स्टैटिकल डिवाइस विच मेजर दी चेंजेस इन वैल्यू ऑफ मनी इन टू डिफरेंट पीरियड्स। दो अलग अलग समय में मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापने की गणितीय विधि है। इंडेक्स नंबर इज एन स्टैटिकल डिवाइस which measure the changes in value of money in two different periods. इंडेक्स नंबर इज एन स्टैटिकल डिवाइस। डिवाइस का मतलब उपकरण, फार्मूला, तरीका, मेथडोलॉजी। इंडेक्स नंबर इज एन स्टैटिकल डिवाइस, निर्देशांक एक ऐसा गणितीय विधि है, स्टैटिकल डिवाइस है, विच मेजर जो मापता है, मेजरमेंट करता है द चेंजेस इन वैल्यू ऑफ मनी इन टू डिफरेंट पीरियड्स। दो अलग अलग समय में मुद्रा के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को मापने की गणितीय विधि को ही हम लोग सूचकांक या निर्देशांक कहते हैं। अब यहां पे एक नया मैटर आ गया, चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? ठीक है, तो चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी तो समझेंगे। पहले हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। वैल्यू ऑफ मनी, मनी, वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य। वैल्यू मतलब मूल्य, मनी मतलब मुद्रा, करेंसी। तो वैल्यू ऑफ मनी क्या है, अगर ये समझेंगे तब उसमें क्या कैसे चेंज होता है वो समझेंगे। तो वैल्यू ऑफ मनी इज इट्स ओन परचेजिंग पावर। वैल्यू ऑफ मनी is its own purchasing power. वैल्यू ऑफ मनी इज इट्स ओन परचेजिंग पावर। मुद्रा का मूल्य उसका अपना क्रय शक्ति है। ये सब टेक्निकल भाषा है, कॉमर्शियल भाषा है, एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा कि वैल्यू। सबसे पहले क्या बताया आपको कि इंडेक्स नंबर इज एन स्टैटिकल डिवाइस विच मेजर द चेंजेस इन वैल्यू ऑफ मनी इनटू डिफरेंट पीरियड्स। दो अलग अलग समय में मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को मापने की एक गणितीय विधि है जिसको निर्देशांक कहते हैं। हम में से सभी लोग लगभग जब घर में कभी कभी दादाजी और दादी और घर के बुजुर्गों के साथ बैठ के डिस्कशन जब कभी होता है तो दादाजी और दादी अपने समय के बारे में बोलती है। तो दादी कहती है कि भाई हमारे ज़माना में अगर हम 2 रुपये का साड़ी लेके आते थे तो पूरा मोहल्ला वाला दिखने आता था, और अभी तो आपके घर में 4000 का साड़ी है, पड़ोस वाले के यहाँ 7000 का साड़ी है, कोई किसी को देखने नहीं आता है। व्हाट इज दिस? दादी उस वक्त का अपना तजुर्बा क्यों बोलती है? वो कंपेरिजन करती है कि मेरे ज़माने में ऐसा होता था, अभी कैसा हो रहा है। दादाजी बोलते कि भाई महीने का 50 रुपये सैलरी मिलता था, 10 रुपये बचा लेते थे, सारे परिवार को ठाट से रखते थे, फिर 10 रुपये बचा लेते थे। अभी पोता बोलता है कि 50,000 रुपये मिलता है, 50,000 रुपये महीना मिलता है, लेकिन लास्ट में दोस्तों से 10-20 हज़ार रुपये उधार लेना पड़ता है। व्हाट इज दिस? दिस इज कंपेरिजन। उस जमाने में मुद्रा का क्या क्रय शक्ति था, वैल्यू था, परचेजिंग पावर था, और अभी क्या परचेजिंग पावर है, ये तुलना हो रहा है, कंपैरेटिव स्टडी है टू डिफरेंट पीरियड्स का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 डिफरेंट पीरियड्स। तो दादाजी के जमाने का या दादी के जमाने का आज के जमाने के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं कि उस समय परचेजिंग पावर हमारा क्या था, अभी परचेजिंग पावर क्या होता है। तो परचेजिंग पावर क्या होता है? वैल्यू ऑफ मनी इज इट्स ऑन परचेजिंग पावर। जैसे हम लोग हर चीज को
मुद्रा के तौल पे मुद्रा के मूल्य पे तौलते हैं। आप जाते हैं बोलते हैं कैसे मीटर कपड़ा है, आप जाते हैं बोलते हैं कैसे किलो चावल है, आप जाते हैं बोलते हैं कितने का बाइक है, आप जाते हैं बोलते हैं कार का कितना कीमत है, आप जाते हैं बोलते हैं आलू कैसे किलो है, आप जाते हैं बोलते हैं दूध कैसे लीटर है। तो हर वस्तु को हम लोग मुद्रा के सपोर्ट से उसके आधार पे मेजरमेंट करते हैं। तो मुद्रा को कैसे मेजर करेंगे? तो मुद्रा को वस्तु के तौर पे मेजर करेंगे, वस्तु को मुद्रा के तौर पे, मुद्रा को वस्तु के तौर पे। एक एग्जांपल दे रहे तो आप समझ जाएंगे कि वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, परचेजिंग पावर क्या है। आप 1 रुपया लेके गए और 4 ऑरेंज खरीद के लाए। आप 1 रुपया लेके गए, 4 ऑरेंज लाए। इट मीन्स द परचेजिंग पावर ऑफ 1 रुपीज इक्वल टू 4 ऑरेंजेस। 1 रुपया का क्रय शक्ति 4 ऑरेंज के बराबर है। कल फिर 1 रुपया लेके गए, दूसरा 1 का नोट और 2 नारंगी लाए। इट मीन्स परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस, मुद्रा का क्रय शक्ति घट गया। इट मीन्स प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजेस, यानी वस्तु का मूल्य बढ़ गया, यानी बाजार महंगा हो गया। पहला दिन आपको 1 रुपये में 4 नारंगी मिला, दूसरा दिन 1 रुपये में 2 नारंगी मिला। इट मीन्स परचेजिंग पावर घटा है। तीसरा दिन आप फिर 1 का नोट लेके गए और 6 नारंगी लेके आए। इट मीन्स परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंक्रीजेज, मुद्रा का क्रय शक्ति बढ़ गया। इट मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटीज डिक्रीजेज, बाजार में वस्तु का मूल्य घट गया, यानी बाजार सस्ता हो गया। तो अभी इस एग्जाम्पल से आप समझ गए कि परचेजिंग पावर क्या होता है। एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1 रुपया लेके गए, 4 नारंगी लेके आए। दूसरे दिन फिर 1 रुपया लेके गए, 2 नारंगी लाए। निश्चित तौर पे नारंगी का कीमत बढ़ गया है, तब कम नारंगी मिला। तीसरे दिन गए 1 रुपया लेके, तो 6 नारंगी लाए, नारंगी का कीमत घट गया। तो इस तरह से दिस इज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो ये परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है फ्लक्चुएट करता है। इट डिपेंड्स अपॉन सो मनी कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, डिमांड, बहुत सारे बातों पर ये जो प्राइस फ्लक्चुएट करता है, ये फ्लक्चुएशन बहुत सारे बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग इसको मेजर करने के लिए सपोर्ट लेते हैं इंडेक्स नंबर का। इंडेक्स नंबर 2 तरह से बनाया जाता है। इंडेक्स नंबर 2 तरह से बनाया जाता है, सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर, ये 2 तरीके से हम लोग इंडेक्स नंबर बनाते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। तो सिंपल बना देते हैं, फिर जो कमोडिटी हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो उसे वेट इकोनॉमी से बताया था पहले, तो वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेट अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस होता है। जैसे बंगाल और उड़ीसा के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं तो चावल को ज़्यादा वेटेज देते हैं, और पंजाब और राजस्थान के लोग ज़्यादा रोटी खाते हैं तो गेहूं को ज़्यादा वेटेज देते हैं। दिस इज वेट। वेट मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ द कमोडिटीज यूज्ड बाय द लोकेलिटीज और द पब्लिक। जो लोग जिस जगह पे जिस तरह की चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वैल्यू देते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, दैट इज वेट। उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू, ये स्टैटिकल डिपार्टमेंट का काम है वेट तय करना कि किस एरिया में किस चीज़ का कितना वेटेज होता है। तो ये वेटेज करते हैं। तो हम लोग सिंपल इंडेक्स नंबर समझ लेंगे तो वेटेड भी समझ में आ जाएगा, कोई दोनों में से एक समझ लेंगे तो हो जाएगा। तो अभी ये 2 तरह से बनाते हैं। अब इंडेक्स नंबर बनाने के लिए हम लोग को 5 पॉइंट को ध्यान देना है, 5 पॉइंट पे ध्यान देना है। नंबर 1, आप देखिए यहाँ पे क्या बोला है डिफिनेशन, 2 डिफरेंट पीरियड्स, 2 अलग अलग समय का। अभी आपको एग्जाम्पल में हमने बताया कि दादाजी का टाइम और अभी का टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बनता है सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, आधार वर्ष का चुनाव। सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, अभी हमने आपको बताया था कि दादाजी के जमाने का अभी के जमाने से कंपेरिजन किया जाता है। तो दादाजी का जमाना हो गया बेस ईयर और अभी का जमाना हो गया करेंट ईयर, यानी जिस साल का मनी का वैल्यूएशन किया जाता है, उसका परचेजिंग पावर डिसाइड किया जाता है, दैट इज करेंट ईयर। और जिस साल से हम कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेस ईयर। तो बेस ईयर पे ध्यान आपको देना है कि बेस ईयर पीसफुल ईयर होना चाहिए, जिसमें किसी भी तरह का पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, क्लाइमेटिक
परेशानी नहीं आया हो। ऐसा नहीं कि अभी किसी का सत्ता चल रहा है दूसरा सरकार जीत के आ गया, ऐसा ईयर नहीं लेते हैं। इसको हम लोग साइलेंट ईयर नहीं बोलते, सिंपल ईयर नहीं बोलते। सिंपल ईयर लेना है जिसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ हो, कहीं महामारी हो। जैसे अभी ये जो 2020 चल रहा है ये कोरोना ईयर है, इसको कभी भी हम लोग बेस ईयर नहीं लेंगे क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएगा। अभी तो लॉकडाउन है इसलिए परेशानी नहीं है, लेकिन लॉकडाउन टूटते साथ ही बहुत सारे कमोडिटीज़ का जो है डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, जो कि परेशानी का सबब बनेगा। अतः ऐसे वर्ष को हम लोग नहीं लेते हैं। ऐसा वर्ष लेना है जिसमें इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस ये किसी तरह का परेशानी नहीं हो, नॉर्मल ईयर हो, जो शांत वर्ष हो, शांत तरीके से चला हो पूरे साल। तो सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। सेकेंड जो हमारा पॉइंट बनता है, सिलेक्शन ऑफ द कमोडिटीज, वस्तुओं का चुनाव। प्रोफेसर इरविंग फिशर का कहना है कि कम से कम 135 वस्तु लेके चलते हैं तो हमारा इंडेक्स नंबर सही आता है। प्रोफेसर इरविंग फिशर, ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, अर्थशास्त्री थे। इनका कहना है कि अगर आप इंडेक्स नंबर का सही जजमेंट करना चाहते हैं या सही वैल्यूएशन निकालना चाहते हैं तो कम से कम 135 रिप्रेजेंटेटिव वस्तुओं को लेकर चलना है, तभी जाके हमारा इंडेक्स नंबर सही जजमेंट देगा। अभी हम लोग यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो बनाएंगे उसमें 3-4 वस्तु लेके चलेंगे। जस्ट हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं, तरीका, प्रोसीड्योर सीख रहे हैं। तो सिलेक्शन ऑफ द कमोडिटीज, वस्तुओं का चुनाव। अब कौन से वस्तु को हम लें जो कॉमन यूज का चीज़ हो, कॉमन रेंज का हो, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन हमारा कॉमन तरीके से चलता है। बहुत अंडर कॉस्ट को भी नहीं लेंगे, ओवर कॉस्ट को भी नहीं। आप चावल का रेंज देखना चाहते हैं, चावल आपको 20 रुपये किलो से लेकर के 250 रुपये किलो तक, 400 रुपये किलो तक का भी मिलता है। तो ना तो 400, 250, 300 को लेंगे, ना 10-20 वाले को लेंगे, बीच वाले को देखेंगे जो कि मेजर कंजप्शन में यूज होता है, उस तरह के वस्तुओं को लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ द कमोडिटीज में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रोफेसर इरविंग फिशर के आइडिया को जानेंगे कि कम से कम 135 वस्तु या उससे अधिक लेकर चलते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन, जो हमारा जो रिजल्ट आता है इंडेक्स नंबर को, सही आता है। अभी हम लोग एक एग्जांपल जो लेंगे उसमें 3-4 वस्तु को लेंगे। थर्ड है सिलेक्शन ऑफ द प्राइस, सिलेक्शन ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज, वस्तुओं के मूल्य का चुनाव। अब इसको ध्यान में रखने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि आपका जो इंडेक्स नंबर बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या है। इंडेक्स नंबर क्या आप लोकल लेवल के लिए बना रहे हैं? इंडेक्स नंबर क्या आप स्टेट लेवल के लिए बना रहे हैं? इंडेक्स नंबर आप क्या सेंट्रल लेवल के लिए बना रहे हैं, नेशनल या इंटरनेशनल बना रहे हैं? अगर आप इंटरनेशनल लेवल का इंडेक्स नंबर बना रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट लेके चलना पड़ेगा। अगर आप नेशनल लेवल का बना रहे हैं तो होलसेल प्राइस लेके लेना पड़ेगा। अगर आप लोकल ऑब्जेक्ट के लिए आप इंडेक्स नंबर बना रहे हैं तो आपको रिटेल प्राइस लेके चलना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी ऑब्जेक्ट ऑफ द मैटर कि किस उद्देश्य को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। ये नेशनल बन रहा है कि इंटरनेशनल बन रहा है या लोकल इंडेक्स नंबर बन रहा है। नेक्स्ट वन है टू फाइंडिंग आउट द मेथड ऑफ परसेंटेज, मेथड्स ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत निकालने का तरीका का अप्लाई करना, और मेथड्स ऑफ एवरेजिंग, औसत निकालना। औसत निकालने के लिए हम लोग मीन, मीडियन मोड, स्टैटिस्टिकल आइडिया टेक्निक्स यूज करते हैं। तो ये 5 जो पॉइंट है, इस 5 पॉइंट के आधार पर हम लोग इंडेक्स नंबर बनाते हैं। अब एक इंडेक्स नंबर के लिए टेबल बनाएंगे, मैथमेटिकल टेबल। मैथमेटिकल टेबल से बताएंगे कि कैसे इसका जजमेंट होता है। बहुत पुराना एक फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान, उसमें गाना था कि पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आते हैं। इसका क्या मतलब है कि पहले हम कम पैसा लेके थैला भर शक्कर, शक्कर मतलब चीनी, शुगर लेकर के आते थे, और अभी थैले में पैसे जाते हैं और मुट्ठी में शक्कर आते हैं। मतलब महंगाई को ध्यान में रखिए ये गाना क्या है। वो जजमेंट अभी हम जो बॉक्स बनाएंगे, मैथमेटिकल टूल्स बनाएंगे इंडेक्स नंबर का, ये आपको क्लियर कर देगा कि कैसे होता है। कमोडिटीज, देन बेस ईयर, BY, करेंट ईयर, CY, प्राइस, इंडेक्स, प्राइस, इंडेक्स।
राइस, व्हीट, क्लॉथ, कोल, कुछ भी ले सकते हैं, पेट्रोल, घी, एनीथिंग एज पर रिक्वायरमेंट, कमोडिटीज ऑफ डेली कंजप्शन। ये मान लो कि सपोज हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं 2015 और अभी हम लोग जजमेंट कर रहे हैं 2019 का जजमेंट कर रहे हैं कि 2010 में हमारा परचेजिंग पावर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, यानी महंगाई बढ़ा है या घटा है। ये जजमेंट हमारा होने वाला है। देखो ये जो रिजल्ट देगा वो एक्यूरेट देगा अगर आप ये इंफॉर्मेशन जो डाटा जो है वो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से आप कलेक्ट करते हो। तो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के पास सारा डाटा रहता है जो रियल डाटा रहता है। रियल डाटा के बाद हमारा जजमेंट जो होता है वो रियल होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ से एज्यूम्ड कर रहे हैं तो हमारा एज्यूम्ड डाटा है, एज्यूम्ड आंसर आएगा। मान के चल रहे हैं कि एवरेज जो रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटीज है उसका राइस जो है पर क्विंटल मान के चल रहे हैं कि 2015 में 400 रुपये क्विंटल था, मान के चल रहा है। ये एज्यूम्ड किया हुआ, आप ऐसे नहीं कि बाजार में जाके जजमेंट करना और लोगों से पूछना कि क्या ऐसा था क्या, जस्ट एक एज्यूम्ड मान के चल रहे हैं 250 रुपीज़ पर क्विंटल, क्लॉथ 75 रुपीज़ पर मीटर, कोल 40 रुपीज़ पर क्विंटल। ये पर मीटर है, यहाँ पे आप पर मीटर लिख दो। ये पर क्विंटल है, पर क्विंटल है, पर क्विंटल है। एक कोयला है, कोल। ठीक है, इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस ईयर इज ऑलवेज 100। ये बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 होता है। जिसका ऐड हो गया 400 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि अब 4 प्रोडक्ट लेके चल रहा है, ये 100 आ गया। अभी 2019 उसी प्रोडक्ट का, उसी वस्तु का क्या कीमत है 2019 में, ये बाजार से आपको मिल जाएगा स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से। यहाँ पे हम मान के चले कि 600 रुपये पर क्विंटल है। ये मान के चले कि 400 रुपये पर क्विंटल है। ये मान के चल रहे कि 150 रुपये पर मीटर है। और ये मान रहे हैं कि 120 रुपया पर क्विंटल है, पर क्विंटल, पर क्विंटल। अब इंडेक्स नंबर आपको निकालना है। अब इंडेक्स नंबर यहां पे आपको कैलकुलेट करना है। इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बनता है इंडेक्स नंबर इक्वल टू प्राइस ऑफ करेंट ईयर इंटू इंडेक्स ऑफ बेस ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो प्राइस ऑफ करेंट ईयर कितना है 600 रुपया, इंडेक्स कितना है 100 रुपया, और प्राइस ऑफ बेस ईयर कितना है ये 400 रुपया है। 150, ये 150 निकल गया। इसी तरह से आप लिखेंगे दिस इंटू दिस, प्राइस ऑफ करेंट ईयर, दिस इज करेंट ईयर, इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, दिस इज बेस ईयर, डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो ये एक नंबर के लिए हो गया। 2 नंबर के लिए आपका हो गया 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 250। दिस इज 160। इस तरह आप इसका भी निकाल लो, ये 200, ये निकालो 300, ये लास्ट वाला देख लेना 120 इंटू 100 अपॉन 40, 43, 300। अब आप इसको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई 4 कर दो, $200 2.5। अब क्या है, इतना परसेंट हमारा महंगाई बढ़ गया है। यानी कि जितने सामान को खरीदने के लिए हम 100 रुपया लेके जाते थे 2015 में, उतना ही सामान को खरीदने के लिए हमको 202 रुपये 50 पैसा लेके जाना पड़ेगा सामान को खरीदने के लिए 2019 में। इट मीन्स परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस
एंड प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजेज, यानी बाजार महंगा हो गया। इट मीन्स दिस इज द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंपल इंडेक्स का टेबल है, इसे हम लोग निकालते हैं। ये रियल लाइफ में यूज होता है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट काम करता है, गवर्नमेंट इससे अफेक्टेड होती है। इन्फ्लेशन, विरोध वाले लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गया, ऐसा बढ़ गया, वैसा बढ़ गया। बहुत लोग जानते नहीं है, बहुत लोग नहीं जानते कि महंगाई होता है क्या और कैसे बढ़ता है, क्या टेक्निकल आइडिया है, लेकिन वो चिल्लाते हैं। थैंक यू।